मेरी आवाज़ आ रही है ना? माइक खुला है? हाँ, ओके। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ मान लो हमने ले लिया सी 10/5/2000 या 1/1 वाला ही लेते हैं अपना 01/01/2000 ओके। अब इसमें 10th मंथ वाला पार्ट ऐसा है, देखो हमें जैसे वो बोल रहा है कि जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें 10th मंथ ऐड करना है। अब देखो वो 10th मंथ कोई सा मंथ हो सकता है 1 2 3 मतलब जो भी मंथ डेट ऑफ बर्थ है कोई सा हो सकता है 1 2 3 4 से लेकर 12 तक। तो हमें क्या करना है कि अब जो भी हमारा से मंथ होगा जैसे डेट ऑफ मंथ में हमें उसको निकालना होता है, रिट्रीव करना है हमें उसको। तो जैसे मान लो मैंने इसको स्ट्रिंग में दे दिया, क्योंकि हम इनपुट तो स्ट्रिंग में ही लेंगे, मैंने स्ट्रिंग में दे दिया। अब मैंने याद है कि स्प्लिट करा था इसको, तो मैंने मान लो एक एल में स्प्लिट कर दिया, एल इज इक्वल टू DOB डॉट स्प्लिट और इसमें हमने लगा दिया स्लैश। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका मंथ में एडिशन करना है। ओके, तो हम इसके मंथ के एडिशन के लिए क्या कर सकते हैं कि एक हमने एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं एस करके या एम करके स्ट्रिंग ले लेते हैं और 10th मंथ ऐड करना है, ठीक है। तो उसमें हम करेंगे इसमें वो ऐड करेंगे 10 को, ठीक है, लेकिन ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से लेकर 12 तक हो सकता है। अब मान लो हम 12 ऐड, ऐसे मान लो 1 ऐड करा, 1 में 10 ऐड करा तो 11 हो गया, 2 ऐड करा 12 हो गया। लेकिन उसके बाद के लिए क्या होगा, उसके बाद हम लगाते हैं मॉड्यूलो। मॉड्यूलो मतलब उसका जितना रिमाइंडर है मतलब डिवाइड करेंगे उससे, उसका जितना रिमाइंडर होगा उसमें ऐड कर देंगे। ओके, समझाता हूँ मैं। से एल ऑफ 1 हमने करा, ठीक है। अब देखो एल ऑफ 1 को पहले इंटीजर में बनाना पड़ेगा, मतलब क्या करेंगे इंट ऑफ एल ऑफ 1। ओके, अब क्या हो गया, इंटीजर में आ गया, जैसे मंथ है जो हमारा वो इंटीजर में आ गया, ठीक है। अब मंथ इंटीजर में आने का तो हम इसमें क्या करना है, +10 कर रहे हैं, ठीक है, +10। ओके, अब देखो इसमें हमने 10 ऐड कर दिया, लेकिन ये क्या जा रहा है 12 से ऊपर चला जाएगा, मान लो 3rd या 4th या 5th मंथ हो जाएगा तो 12 से ऊपर चलाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, उसको मॉड्यूल लगाना है इसके ऊपर हमें 12 के लिए, ठीक है। तो अब जैसे हम अलग अलग वजह मैं आप लोग को हिट एंड ट्रायल दिखाता हूँ, क्यों ऐसे आप लोग को खुद भी थिंकिंग लानी पड़ेगी। जैसे मान लो अभी तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कौन क्या कह रहा है भाई, किसी ने हैंड रेस किया क्या अभी? अच्छा, आवाज़ आई। ओके, तो हाँ मैं ये बता रहा था कि जैसे खुद भी तो हम ऐसे आप लोग को ऐसे मैं सोचता हूँ कि थिंकिंग वाला भी आप लोग का स्टार्ट करवाऊँ, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत बस फंक्शन डिफाइन कर लो, वीक 5 4 5 खत्म करते हैं, उसके बाद में आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस कराता हूँ। अब जैसे अब खुद ऐसे कोई है ऐसे अभी चैट में जो बता सके कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक ट्राई, देखो जरूरी नहीं हो सही हो, क्योंकि गलती करके ही हम सीखते हैं, तो जरूरी नहीं सही हो, एक आप लोग ट्राई बताओ कि ऐसे हम इसे कैसे कर सकते हैं। है कोई? एक तो कोई रिप्लाई नहीं देता भाई सर सबसे। क्या चीज, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? ये कल हमने बर्थडे वाला क्वेश्चन करा था, याद है, जिसमें हमने हाँ हाँ। बर्थडे में उसकी एज थी ऐड करी थी, लास्ट बर्थडे निकाला था, 5th ईयर वाला बर्थडे निकाला था। तो हम्म। उसका पार्ट हमारा शायद रह गया था कल, मुझसे बाई चांस रह गया होगा। तो करना है कि हमें 10 मंथ्स ऐड करने हैं डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ मैंने गिवन स्क्रीन पे लिख दिया 1/1/2000, ठीक है। अब 10 मंथ्स में मान लो ऐड करूंगा, तो 10 मंथ्स मान लो अगर अगस्त का है, ठीक है, उसमें 10 मंथ्स ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। तो हमें एक तो ईयर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ऊपर से जो मंथ है वो भी इंक्रीमेंट करके 10 प्लस करना चाहिए, ताकि वो 12 के मतलब 12 वाले उसको क्राइटेरिया को फॉलो करे। तो हम क्या ऐसा मेथड लगा सकते हैं, किसी के माइंड में आ रहा हो तो उसको शेयर करो। मॉड्यूलस, राइट? हाँ, मॉड्यूलस, ठीक है, मतलब उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे बताओ पहले। सर प्लस अगर 12 बोलो, एक जन बोलो, दोनों का सुनूंगा मैं। सर अगर मंथ, अगर ऐसे कंडीशन लगा देंगे इफ करके कि अगर मंथ 12 से बड़ा हो रहा होगा तो ईयर में हाँ, ऐड कर देंगे अच्छा, और मंथ वही लेकिन रहेगा। लेकिन अच्छा मान लो कि अच्छा ठीक है चलो ईयर ऐड हो गया, इफ वाली लगा दी, और कोई टेक्निक? नहीं, वो जो ASCII कोड के साथ एक होता है ना, दैट वी ऐड 26 25 एंड देन वी डू मॉड्यूलस साइन, क्या अब समथिंग लाइक आवाज दैट। आपकी कट रही है, आपको दोबारा बोलना पड़ेगा, आवाज कट गई। अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। हाँ, तो एक्चुअली मैंने ये देखा था इसमें, जब वो जो ASCII को कैरेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए, मतलब लोअर केस से अपर केस क्रिएट करने के लिए कुछ 25 ऐड करते थे, मतलब वो अच्छा, रेंज हाँ में सही है। जैसे है, हाँ उसी ठीक है। टाइप का, मतलब +25 करके मॉड्यूलो साइन देके वो करना है, समथिंग लाइक दैट, ओके वो कर ओके। सकते हैं, ताकि वो 12 के बाहर ना जाए, हम्म it will remain within the range from 1 to 12. हम्म
ओके, तो आपका अप्रोच बिल्कुल सही है, ठीक है। बस अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। हम कहाँ पे थे, हाँ, हमारा ऐसे एल ऑफ वन हमने क्या कर लिया, पहले इसको इंटीजर बना दिया। अब इसमें इंटीजर आ गया, हमें 10 मंथ ऐड करना है, हमने 10 ऐड कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मॉड्यूल लगाना है 12 से, ठीक है। इसका लगा दिया हमने मॉड्यूल 12, ओके, ठीक है। हमने इसका लगा दिया मॉड्यूल 12, ठीक है। अब वैसे मान लो हम इसको प्रिंट करके दिखाते हैं, प्रिंट एम, ठीक है, नाइस, 11 आ रहा है। मंथ चेंज करते हैं, मान लो मंथ हमने रख दिया 8। अब देखते हैं कैसे आ रहा है। अब ऐड करो, 8 + 10 कितना हुआ, 8 + 4 करा हमने तो 12 हो गया, और 6 करा तो देखो हमारा यहाँ पे सही आ रहा है। देखो ये हमारा रन कर गया, यानी हमारा मंथ वाला पार्ट एकदम सही चल रहा है। अब हमें करना है ईयर वाला पार्ट चेंज करना है। जैसे मान लो यहाँ इस पहली कंडीशन में 1 में ईयर चेंज नहीं होता, लेकिन दूसरी कंडीशन में ईयर चेंज हो रहा है, तो हमें क्या करेंगे, ईयर वाला पार्ट बनाना पड़ेगा। ईयर वाला हम कैसे बनाएंगे, कोई बता सकता है? जैसे मतलब बताया था एक बार, उसको एक्सैजरेट करो अच्छे से। और नो वन, सर एल मतलब ईयर कैसे बढ़ाना है? हाँ, ये मतलब हमें कैसे करना है कि ईयर वगैरह चेंज होगा नहीं होगा। L of 2 is L of 2 is equals to L of 2 plus 1. this is something that you can go anywhere. उसमें अगर हम इसी modification कोई अगर इसे ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन ही लगाई जाए इसमें, तो mathematical expression. हाँ, इससे मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि हम ईयर बना रहे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले तो उसका ईयर को रिट्रीव करेंगे, ठीक है। और रिट्रीव करने के बाद हम इसमें लगा जैसे क्या था, L of 2, ठीक है, रिट्रीव कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे हम, सेम देखो जो ऊपर हुआ है, जैसे जो m वाली कंडीशन हुई है, सेम m वाली कंडीशन को हमें उसमें ऐड करना है। बस क्या करना है, डिवाइड करके। मैं बताता हूँ, जैसे हमने क्या करा था, इसी को सेम सेम उठा लेते हैं, ठीक है। इसी को सेम टू सेम उठा लेते हैं, यहाँ कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। अब बस इसमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है हमें, ठीक है। तो इसमें ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम, ऐसे ये तो हमारा ईयर था, ठीक है। अब इसमें हमें ऐड करना है, तो इसमें ऐड कर दिया। बस हम यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 12 कर देंगे, डबल डिवाइड। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना भी इसका मंथ बन रहा है, ठीक है, उसमें पहले 10 ऐड कर रहे हैं एज सच। अगर देखो अब उसको 12 से डबल डिवाइड करेंगे, अगर वो छोटा आएगा, मतलब पॉइंट्स में जैसे भी आएगा, अगर वो 1 से छोटा आएगा तो वो 0 कर देगा, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। अगर 1 से हल्का सा भी ऊपर जाएगा तो वो 1 ऐड करेगा, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं हम। देखो हो गया 2001, आया थोड़ा समझ में, ये चीज समझ में आई, ये क्या करा मैंने, डाउट किसका था ये वाला? सर बता दीजिए। हाँ ठीक है, मैं समझाता हूँ एक बार। देखो हमारा जब यहाँ पे मंथ, जैसे अब 8 हमने मंथ करा है, तो उसका 6 मंथ आ रहा है 10 मंथ्स ऐड करने के बाद। तो ये हमने कैसे किया वो समझाता हूँ। हमने क्या किया कि जो भी हमारा मंथ है उसमें हमने 10 ऐड करना है, तो हमने 10 कर दिया। लेकिन अब एक सेकेंड, कोई आया है, हाँ ओके, तो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब जब ये ऐड करने के बाद हम, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स ही होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ्स ही होते हैं, तो अब कंप्यूटर कैसे मालूम चलेगा कि हम उसको 12 के लिए पे वहाँ पे लिमिट रख रहे हैं। इसके लिए हमने मॉड्यूलर 12 लगा दिया। मॉड्यूलर 12 का मतलब क्या होगा कि जैसे ये ऐड करेगा, अगर ये 12 से ऊपर जाएगा तो ये उसमें मतलब बैक ऑफ करके वापस 0 से स्टार्ट करेगा, और 0 से स्टार्ट करने के बाद हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब एक टाइप का रिमाइंडर ही देगा ना। अब रिमाइंडर कितना बचेगा वो उतना ऐड हो जाएगा, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। अब बात आती ईयर पे। ईयर पे आने का मतलब क्या हो रहा है, देखो ईयर में हमने क्या करा है, हम जो इंट ऑफ L of 2 है, मतलब जितना कंसिस्टिंग ईयर है, ठीक है, वो ईयर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, जितना हम मंथ, मान लो अगर यहाँ पे मैं 1 डालूंगा, ठीक है, तो 1 डालूंगा तो सेम टू सेम 2000 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 मतलब 1 मंथ को अगर हम 10 मंथ ऐड करेंगे 11th मंथ आएगा, नहीं ईयर चेंज नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इस स्टेटमेंट मतलब वो कि पहले इसने पुराना जो ईयर डेट ऑफ बर्थ था उसका ईयर निकाला, ठीक है, वो ईयर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट मतलब कि अगर हमारा मंथ में 10 मंथ्स ऐड करने के बाद अगर वो 12 से ऊपर जाएगा, 12 से ऊपर जाएगा मतलब ईयर चेंज होगा। ईयर चेंज 12 से ऊपर जाएगा मतलब अगर हम इस स्टेटमेंट को 12 से डिवाइड करेंगे यानी 1 से ऊपर जाएगा। और डबल डिवीजन लगाए मतलब कि 1 से और 2 से बीच में जितनी भी डेसिमल होगा उसमें जितनी बार भी आएगा तो 1 ही आंसर आएगा, मतलब ये जो स्टेटमेंट है 1 ही निकालेगा, ठीक है। तो अगर कितनी बार भी, वैसे नेक्स्ट ईयर में से मान लो हम 10 मंथ्स ऐड करके ज़्यादा मंथ्स ऐड करते हैं,
ठीक है। तो इस ईयर में जनवरी से लेके 2001 मतलब 2000 ईयर है हमारा, जैसे 8th मंथ यानी अगस्त हमारा, 1 अगस्त हमारा जो है 1 अगस्त 2000 हमारा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। 10th मंथ ऐड करेंगे तो 6th मंथ आ रहा है हमारा 2001 का। ओके, तो अब 2001 के जनवरी से लेके दिसंबर तक अगर कोई भी मंथ आएगा तो ये क्या करेगा, 12 से डिवाइड करने के बाद 1 से ऊपर ही देगा हमेशा, और 1 से ऊपर देगा। अब क्योंकि फ्लोर डिवीजन लगा है तो वो राउंड ऑफ करके उसको 1 कर देगा, इंटीजर में देगा, और 1 करा तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। अब मान लो उसको 20 करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, वो उतना ऐड हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? इस मान लो मैं 20 कर दूं तो देखो ये आ गया 4 और ये दे रहा है 2001, ठीक है। तो 20 मंथ कितना हुआ इससे काउंट करना पड़ेगा, 4 और नहीं गड़बड़ दे रहा है क्या? हाँ सर। गड़बड़ दे रहा है। ओके चलो इसको हम 10 से ट्राई करते हैं, लेकिन इसमें एक बार चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि इसको 1 ही रखते हैं, फिर देखते हैं क्या गलत दे रहा है आंसर। नहीं अब सही दे रहा है आंसर। हाँ कोई हैंड रेस कर रहा है क्या? सही था, एक सेकेंड फिर चेक करना भाई क्या था। हाँ ओके, हाँ ओ सॉरी माय बैड, सही आ रहा था। हाँ ओके सॉरी मैं वही सोचूं भाई कोड कैसे गलत हो रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा पॉइंट आउट करा भाई, यही तो कोई मतलब क्लास में ध्यान देगा ना, बस मेरे को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। हाँ देखो 2002 आ गया, ठीक है। ओके क्लियर, जिसको भी डाउट था क्लियर हुआ? कौन था जिसको डाउट था? और बाकी लोग को समझ में आया? कोई इसमें मतलब इसमें तो इशू नहीं है ना कोई? सर आ गया समझ। सर आ गया क्लियर है। समझ? ओके सर एक चीज पूछनी है, हाँ, जैसे कि आपने ऑन स्पॉट बना लिया, ये मतलब प्रैक्टिस करके ही आएगा या फिर कुछ प्रैक्टिस ही है, मतलब ऐसे? क्योंकि मतलब लॉजिक तो समझ में आ गया पर हाँ, देखने के बाद देखो प्रैक्टिस, देखो जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे 2 चीजें हमारी हेल्पफुल रहेंगी। पहला, जैसे मान लो चीटिंग करके नहीं करते हैं, जैसे मान लो लोग चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हैं, मैं भी पहले स्टार्टिंग में यूज करता था, लेकिन फिर मेरे को याद है चैट जीपीटी तब यूज करना चाहिए सिर्फ मतलब लॉजिक लगाने के लिए। हमें क्या लॉजिक लगाना चाहिए, मैं जैसे कभी मैं भी चैट जीपीटी यूज करता हूँ, सिर्फ लॉजिक लगाने के लिए यूज करता हूँ कि इसमें मेरे को क्या लॉजिक, जैसे क्वेश्चन करा मैंने, ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया बहुत देर, मतलब मैं लिटरली 1 घंटा 2 घंटा लगा देता हूँ। अगर मुझे क्वेश्चन वैसे कोई अटका हुआ हूँ तो मैं उसका आंसर 2 घंटे तक नहीं देखता हूँ। मान लो कि मेरा वो मुझसे बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हो रहा है, तब जाके मैं उसकी अप्रोच गूगल पे सर्च करता हूँ। अब मान लो गूगल से भी मिल रही, तब जाके मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ, उससे अप्रोच मांगता हूँ, कोड नहीं मांगता, अप्रोच मांगता हूँ। वो अप्रोच समझाता है तो उससे क्या होगा, मेरा लॉजिक बिल्ड होगा। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस में ये अप्रोच लग रही है, मतलब उसमें बहुत अप्रोचेस बहुत सारी होती है। एक बेस्ट अप्रोच होती है, एक एवरेज अप्रोच होती है, वर्स्ट अप्रोच भी होती है, ठीक है। तो हमें अप्रोच मालूम चलनी चाहिए। अब टाइम के साथ धीरे धीरे बेस्ट अप्रोच मालूम चलेगी। देखो ये अप्रोच ऐसी है कि ये कितने भी, जैसे हम इसमें कितने भी मंथ्स बढ़ा दें वो उस मंथ के साथ काम करेगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, लेकिन ऑब्वियसली हमें अप्रोच भी ढूंढनी पड़ेगी, हमें कौन सी अप्रोच लगानी है। इसमें किसी और अप्रोच से भी हो सकता होगा, ठीक है, लेकिन मेरे को मतलब इसी अप्रोच से मैंने क्वेश्चंस करे तो मेरे को ये मालूम है। देखो हमें क्या सोचना है कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। देखो पहले सबसे पहले से जिसको लॉजिक में दिक्कत आती है ना, और फिर देखो पहले लॉजिक बनेगा, फिर जाके हम तो कोड लिखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है लॉजिक बनाना, दिमाग में कोड क्या लिखना है हमें। जब हमें लॉजिक ही नहीं मालूम किस लॉजिक से कोड लिखना है तो हम क्या ही लिखेंगे, ठीक है। तो पहला हमें क्या सोचना है कि अच्छा देखो, जैसे आप मान लो कि जैसे इस क्वेश्चन को जैसे आप लोग मान लो कर रहे हैं, तो दिमाग में आप लोग क्या सोच रहे होगे कि हमें 1 मंथ है, ठीक है, 1 मंथ में मंथ दिए हुए हैं, उसमें 10 ऐड करना है। अगर वो 10 ऐड करके 12 से ऊपर जा रहा है तो हमें ईयर ऐड करना है। देखो तो हमने ये चीज बनाई क्या, अगर 12 से ऊपर जाएगा यानी डिवाइड करके 1 से एक्स्ट्रा हो जाएगा। ऐसे अगर 12 से 24 बार ऊपर चला जाएगा तो 2 से ऊपर हो जाएगा, तो हम ईयर में उतना टाइम ऐड कर देंगे। ये लॉजिक उससे आया, क्योंकि आपके लेक्चर में भी आपको समझाया होगा वो साइफर सीजर साइफर वाला कुछ समझाया होगा ना, कि उसमें हम के टाइम्स ऐड कर देते हैं तो उतना शिफ्ट हो जाते हैं। वो उसमें सीक्रेट एजेंट्स वगैरह उस टाइप को यूज करते हैं ताकि अपना कोई भी मैसेज जो है वो ट्रांसफर कर सकें जो इनक्रिप्टेड रहे, ठीक है। तो उसी टाइप का है कि हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं उतने टाइम्स। अब कितने टाइम शिफ्ट कर रहे हैं वो हम कितनी बार डिवाइड और मॉड्यूल लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितने मतलब कितने बार पे दोबारा रीसेट होगा। अब देखो हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं और 12 से डिवाइड करने का देखो क्या रिमाइंडर बचेगा, 8 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो उसने 8 में ऐड करा, 4 मंथ्स हो गया, 4 मंथ्स एक्स्ट्रा ऐड करा तो 4 आ गया यहाँ पे आंसर हमारा, ठीक है। तो बस इसी टेक्निक को लगाना है, मतलब सोचना है कि हम कैसे कर सकते हैं, वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, ठीक है। ठीक है आ गए थे सब लोग, और अभी थ्योरी स्टार्ट करनी है, अभी कोई क्वेश्चन किसने दिया था वो भी सॉल्व करना है कि अभी 9 बज गए क्या थ्योरी कर दो स्टार्ट। क्या कर दें, थ्योरी आवाज नहीं स्टार्ट
थ्योरी थ्योरी स्टार्ट। स्टार्ट, ओके ओके, थ्योरी पे करते हैं स्टार्ट। मैं सोच रहा हूँ एक बार उसको मैसेज कर दूँ, कोई और रह गया क्या आने को। चलो ये तो वाला डाउट ही कर दे, छोटा सा डाउट है वो, एक बार मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ जरा। हाँ क्या, अरे कहाँ गया वो क्वेश्चन, ऐसा आधा पार्ट रह गया उसका। ठीक है, हाँ तो देखो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन इफ अ गिवन इंटीजर इज मोर देन 5 यूनिक डिजिट्स। ओके, और इंटीजर में ही हमें लेना है। अब क्या करना है, इसका इनपुट लेके रिटर्न करना है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, पहले जो भी हम सबसे पहले लॉजिक समझाता हूँ। देखो इसमें लॉजिक क्या है, देखो इंटीजर है हमारे पास। अब इंटीजर में हम कुछ भी काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंटीजर से उसको स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमने स्ट्रिंग में चेंज कर लिया। स्ट्रिंग में चेंज करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसका एक टाइप से सेट बना सकते हैं, या फिर इंटीजर में सेट बना सकते हैं, लेकिन हम उसको इंट में बार बार सेट बनाना पड़ेगा। जैसे पहले हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक एक बार उसका एलिमेंट लेंगे, और वो एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इंटीजर बना के एक सेट बनाएंगे उसका, और सेट में ऐड कर देंगे। वो समझ में आ रहा है। जब सेट में ऐड करेंगे, सेट में क्या होता है कि जैसे इसकी दो अप्रोच है। पहला सेट वाली अप्रोच है। सेट में क्या होता है कि सेट में हमेशा यूनिक कैरेक्टर्स ही आते हैं, ठीक है। यूनिक कैरेक्टर्स आते हैं मतलब जैसे मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं उसमें कुछ एलिमेंट्स और ऐड कर देता हूँ। जैसे मान लो 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है, उसके बाद मैं उसमें 10 के आगे 2 3 4 एक बार दो बार 10 बना दे रहा है। 1 से लेकर 10 एक बार, फिर 1 से लेकर 10 एक बार, दो बार ही लिस्ट में 20 एलिमेंट्स होंगे। 1 से लेकर 10 दो दो बार, ठीक है। तो अब जब मैं उसका सेट बनाऊंगा तो उसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स होंगे। यूनिक एलिमेंट्स मतलब 1 2 3 4 लेकर 10 10, मतलब जो जो एटलीस्ट 1 टाइम आया है वो उसमें प्रेजेंट होगा। और मतलब जितनी बार भी है उसके बाद उससे कोई फर्क नहीं, एटलीस्ट 1 टाइम आया तो वो सेट में प्रेजेंट होगा। ये भी देखो इसमें भी ऐसे ही करा है कि क्या करा है, पहले स्ट्रिंग बनाया है। अच्छा ये तो आंसर ही दे दिया क्या भाई मेरे को ठीक है। तो इसमें क्या करा है हमने, जैसे इसको हटा देता हूँ मैं क्योंकि कोई फायदा नहीं रहेगा। मैं लिस्ट बना देता हूँ एक टाइप की। ये आंसर ही दे दिया क्या भाई आपने, ये जो भी था, ठीक है। जैसे मान लो नहीं नम बनाता हूँ मैं, नम में इंटीजर का देता हूँ ऐसे, ठीक है। और फिर रिटर्न करके प्रिंट करते हैं, देखते हैं ये सही वाला है, सही है क्या। अच्छा इंडेंट एरर आ रहा है, सॉरी। देखो देखो ये तो बिल्कुल सही, तो कोड में आंसर ही दे दिया भाई, 2 लाइन का आंसर है। सर जो हमने कल बर्थडे वाला क्वेश्चन किया उसमें, अच्छा ये तो अच्छा हो चुका है ना, सॉरी सॉरी मैं पुरानी चैट पढ़ सॉरी। हाँ तो देखो हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। उसको हमने क्या पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, जैसे मैंने बोला था। अब उसको हमने सेट बना लिया, स्ट्रिंग का सेट बना लिया। अब हम चेक करें क्या सेट में एलिमेंट्स जो है 5 से ज्यादा है। मतलब क्वेश्चन में ही तो बोला था कि क्या होना चाहिए, यूनिक 5 एलिमेंट्स होने चाहिए सेट में आते ही। अब जैसे मान लो मैं इसमें 1 1 1 लिख दूँ बहुत बार, देखो मान लो 1 1 1 1 लिख दूँ बहुत बार, तो देखो क्या देगा, फॉल्स दे देगा। क्यों क्यों क्योंकि 1 इसमें सिर्फ सेट, अगर मैं सेट प्रिंट, एक सेकंड कोई आया है, हाँ अगर मैं इसमें सेट प्रिंट करूँ तो दिखाते हैं सेट में क्या आएगा, प्रिंट एस। देखो इसमें से 1 आ रहा है, और जब मैंने पहले 1 2 3 4 लिखा था तो देखो जैसे मान लो 1 2 3 4 लिखा, मान लो मैं दोबारा एलिमेंट्स रिपीट कर दे रहा हूँ बहुत सारे, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स रिपीट कर दे रहा हूँ, तो देखो 1 5 9 8 7 3 4 6, और ये हमेशा, ठीक है। अब ये करके ऐड हो रहा है हमेशा, लास्ट लास्ट करके वो ऐड करता है, ठीक है। वो बस थोड़ा मतलब आप लोग को समझने में उसका टाइम लगेगा, ठीक है। तो कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब देखो इसने एलिमेंट्स को जो है इतने सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं। अब यूनिक एलिमेंट 5 से ज्यादा यानी ट्रू देगा, आया समझ में। इसमें दिक्कत कहाँ आ रही थी, जिसने भी क्वेश्चन दिया था उसने आंसर दिया भाई इसने पूरा पूरा। मुझे बताओ क्या चीज में दिक्कत आ रही थी। हाँ सेट, देखो देखो मैं एग्जांपल दिखाया मैंने बहुत सारे नंबर्स दिए, और सब मैंने नंबर्स 1 से 9 के बीच में रिपीट ही करे हैं बहुत बार। रिपीट करें तो मैंने कह रहा एक एस बना रहा हूँ सेट। अब क्योंकि ऑलरेडी नंबर में, तो नंबर का सेट बनाने में दिक्कत होगी। पहले हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा तभी जाके एक एक एलिमेंट को उठा पाएगा वो। पहले हमने नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया इस फंक्शन से, ठीक है।
ये जो फंक्शन है str ऑफ num, इससे हमने नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसका हमने सेट बनाया और फिर हमने इसमें सेट प्रिंट करके देखा तो सेट प्रिंट करके आ रहा है 159873462, मतलब इतने इतने यूनिक एलिमेंट्स। अब देखो मैं यहाँ पे मैंने इतने सारे लिखे हैं, सब है 1 से लेके 9 के बीच में ही, और यूनिक एलिमेंट्स ये है। तो सेट जो है हमेशा यूनिक, ये अभी लेक्चर में पढ़ाया नहीं क्या किसी ने? अभी मतलब लेक्चर तक नहीं पहुंचे क्या आप? जिसका डाउट था भाई जवाब दो। आप वहाँ सेट वाले अभी तक लेक्चर तक नहीं पहुंचे या सेट पढ़ा लिया, ये डाउट आ रहा था? अच्छा अच्छा, क्या? अरे हाँ, क्योंकि ये लोग मतलब थोड़ा कोर्स डिजाइन ऐसा करते हैं कि मतलब ये लोग पहले ही जो चीज़ नहीं पढ़ाई होती उसका पहले ही दे देते हैं। तो हाँ मैं मानता हूँ ये चीज़ थोड़ी टफ है, लेकिन हाँ अब समझ में आ गया ना। अब या कोई डाउट है समझाऊँ मैं अभी और? ओके ओके, किसी और कोई डाउट या कंटिन्यू करें थ्योरी के साथ? ओके, किसी का डाउट नहीं। तो अब फंक्शंस क्या करते हैं? देखो फंक्शंस क्या होता है, जैसे मैंने बताया था प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस जो ऑलरेडी ही पहले से, जैसे लेन फंक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो पहले ही पाइथन के पास डिफाइंड है, बस हमें उसको यूज करते हैं। मान लो हमें कुछ फंक्शन की जरूरत पड़ती है, उसको क्या करना पड़ता है हमें कि जैसे कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया हमने, मैथ्स लाइब्रेरी, जैसे SQRT स्क्वायर रूट फंक्शन, पावर फंक्शन, tan cos sin फंक्शन, ठीक है, तो वो सब का यूज करके हम उसको भी कर सकते हैं। तो वो सब प्री डिफाइंड फंक्शंस हो गए, जो ऑलरेडी डिफाइंड है। लाइब्रेरी वाले भी फंक्शंस हो गए, ठीक है। अब हमें कैसे मान लो कुछ फंक्शंस अपने आप बनाने, जैसे अभी मैंने जो ये वाला क्वेश्चन करा तो इसमें भी एक ये तो बनाया था, फंक्शन बनाना था क्या, कि फंक्शन बना के चेक करना है कि क्या उसके पास 5 यूनिक एलिमेंट से ज्यादा है, ठीक है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करना है, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। अब देखो बहुत लोग को कंफ्यूजन होगा। देखो जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो रिटर्न करने का जहां भी हमने फंक्शन कॉल किया होता है उसके पास वैल्यू जाती है। अगर हम फंक्शन में वैल्यू प्रिंट करते हैं तो फंक्शन जब चलेगा, जब फंक्शन रन होगा तभी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे इसका एक बेसिक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपने फंक्शन बनाया है, ठीक है, मान लो प्राइम नंबर वाला फंक्शन बनाया कि इस प्राइम करके फंक्शन बनाया आपने, ठीक है। अब आपने उसमें बोला क्या कर रहे हो कि आप पहले एक आर्गुमेंट दे रहे हैं, पैरामीटर दे रहे हैं। उस पैरामीटर क्या होता है समझाता हूँ मैं सभी धीरे धीरे। पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर समझो, बेसिक क्या होता है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली वर्डिंग का मतलब क्या होता है। पहले अपने दिमाग में ये चीज़ बिठाओ ऊपर ऊपर से होता क्या है फंक्शन। देखो फंक्शन में क्या होता है, हम एक पहले फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल करने के फंक्शन वहाँ पे होना चाहिए। तो पहले मान लो हम फंक्शन बना लिया हमने इस प्राइम करके, ठीक है। वो फंक्शन में क्या करेंगे, हमें जो भी मैथमेटिकल अपने लिखना है वो लिखेंगे। अब इस प्राइम वाले फंक्शन में फर्स्ट हम चेक करेंगे कि क्या वो डिजिट प्राइम है या नहीं। प्राइम करने वाली मैं आपको कल ही या परसों बता चुका हूँ कि हमें क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और जो नंबर है उसको छोड़ के बीच में कोई भी डिवाइड करके 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यानी वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो वो हम उसमें चेक करेंगे। अब ऐसे मान लो हमने कोड लिख लिया, फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब मान लो उसमें दो ऑप्शन है, या तो हम रिटर्न कर रहे हैं या तो प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम रिटर्न करेंगे तो जहां हमने फंक्शन कॉल करा था वहां पे जाएगा। अब हमने उसको जहां पे फंक्शन कॉल करा वहां पे हमें प्रिंट कराए नहीं कराए, वो तब डिफाइन होगा कि वो प्रिंट होगा नहीं होगा। रिटर्न करने का मतलब है कि जहां से कॉलिंग किया है हमने, ऐसे 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 मान लो आपको घर में कोई भी आप मम्मी पापा बुला रहे हैं कि ऐसे आपका नाम लेके बुलाया कि आप ये काम करो, ठीक है। अब उन्होंने आपको वो काम दे दिया, ठीक है। अब या तो हो सकता है कि आप उनको सामान ला के दो, जैसे उन्होंने बोला कि ये मुझे जैसे मान लो मेरे को फोन ला के दो, तो आपने फोन ला के उन्हें दिया। या उन्होंने बोला कि ये काम कर दो, कि ऐसा ये सामान है, इस सामान को ऐसा कर दो, तो आपने वो काम कर दिया। तो बस वही है, अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट करेंगे यानी आपने वो काम खुद कर दिया। अगर रिटर्न स्टेटमेंट यानी आपको उस जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है वहां पे जाके आपको वैल्यू देनी है, और उस वेरिएबल में जहाँ पे हमने कॉल किया होगा फंक्शन, वहां पे जो वेरिएबल असाइन करेंगे हम कॉलिंग के टाइम पे, वहां पे उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी। अगर उस वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे तभी जाके प्रिंट होगा जब हमने फंक्शन में रिटर्न किया होगा। फंक्शन में प्रिंट करा होगा तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, तब रिटर्न नहीं होगा। तब वहां पे जो भी वेरिएबल हमने डिफाइन करा होगा तो उसके पास कोई वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है। ये है बेसिक ओवरव्यू, ठीक है। हमें एक फंक्शन है कॉल, मतलब फंक्शन बनाने डिफाइन करना है, उसके बाद उसको कॉल करना है, कॉल करके जो भी इसकी वैल्यू अगर रिटर्न दे रहे तो वैल्यू वेरिएबल में आएगी जो हम कॉलिंग के टाइम पे देंगे, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली एक का मतलब क्या होता है। देखो नॉर्मल इन्होंने फंक्शन बनाया f(x), ठीक है। ये फंक्शन सिंटैक्स क्या होता है, हम डिफाइन करते हैं, DEF लिखते हैं, उसके बाद जो भी पैरामीटर रहता है उसका फंक्शन का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट्स में जो भी उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या पैरामीटर्स रहते हैं वो हम लिखते हैं। उसके बाद कोलन लगाते हैं, उसके अंदर की बॉडी लिखते हैं, प्रिंट या रिटर्न जो भी करना होता है वो लिख देते हैं। रिटर्न प्रिंट करें तो नॉर्मल प्रिंट वाला सिंटैक्स यूज करेंगे, और अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न एक लिखेंगे, ये भी कीवर्ड है, और इसके बाद हमें जो भी रिटर्न करना है वो लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं स्क्वायर, उसके अंदर x बुला रहे हैं और y इज इक्वल टू इसको स्क्वायर कर रिटर्न कर रहे हैं। अब देखो ये कर रहा है प्रिंट, यानी ये
जब हम इसको बुलाएंगे 2, देखो अब देखो हमने स्क्वायर को बुलाया, 2 यहाँ पे गया इसमें, इसके पास 2 वैल्यू आई, 2 वैल्यू का क्या करेगा, x को स्क्वायर करेगा, y में कर देगा, y रिटर्न करा, अब y रिटर्न करके वैल्यू यहाँ पे आ गई, यहाँ पे कॉल हुआ था। अब ये फंक्शन ऑलरेडी, मतलब ये कॉलिंग फंक्शन ऑलरेडी प्रिंट के अंदर लगा हुआ है, यानी जब रिटर्न होकर इसके पास आई तो इसके जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, वो प्रिंट हो गया। अगर इसको हम वेरिएबल में करते फिर वेरिएबल को प्रिंट करते, वो भी सेम एज इट इज काम करता, करके दिखा दूंगा मैं। अब देखो पैरामीटर आर्गुमेंट्स क्या होता है, ये समझो इस बढ़िया से चार्ट से। देखो ये है फंक्शन जो हमने डिफाइन करा, डेफिनेशन मतलब फंक्शन की क्या बॉडी है, क्या सब है, ठीक है, मतलब ये फंक्शन की बॉडी हो गई, डिफाइन कर दिया हमने डेफ से, ठीक है। ये है पैरामीटर और ये है आर्गुमेंट, जो हम देते हैं वो आर्गुमेंट है और जो हम लेते हैं फंक्शन के टाइम वो पैरामीटर है। ये फंक्शन का नेम है और ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ये वेरिएबल है जिसमें इसकी वैल्यू रिटर्न होके आएगी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, एक चीज हमेशा बताऊंगा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ मैं। जैसे मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डिफाइन, स्क्वायर ही बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू, जैसे मान लो मैंने लिख दी एक्स, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ एक्स को, ठीक है, नॉर्मल सा फंक्शन बना रहा हूँ मैं और प्रिंट कर दिया एक्स को। मेरा मतलब ये सिखाना नहीं है आपको, मेरा मतलब कुछ और सिखाना है। अब जैसे मान लो मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है, फंक्शन कॉल करूँगा मतलब सेम टू सेम एस लिखूंगा और उसके अंदर कुछ भी मेरे को प्रिंट कराना है तो मैं लिख दूंगा उसके अंदर। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ 5 लिखना, ठीक है, तो मैंने 5 लिख दिया और वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा सेम टू सेम 5। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो वैल्यू डालेंगे वो उसके अंदर जाएगी। अब ऐसे मान लो कि मैं एक लिख रहा हूँ वेरिएबल ए और उसकी वैल्यू देता हूँ 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ए देता हूँ। अब आप लोग कहोगे यार एस तो सेम है लेकिन अंदर की वैल्यू ए अलग है, यहाँ की वैल्यू एक्स अलग है, यानी ये अलग होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स के वेरिएबल अलग हो सकते हैं, बस उसका ऑर्डर और कितने हैं वो मैटर करता है। देखो इसके अंदर हम कोई सा वेरिएबल दें, जरूरी नहीं ये एज इट इज सेम होना चाहिए। देखो आंसर दोबारा 5 आ रहा है क्योंकि एक ही वैल्यू 5 है, ये वैल्यू को रेफर कर रहा है डायरेक्ट उधर। तो ये इसका ये बाहर की बॉडी में है और ये फंक्शन के डिफाइन करने बॉडी में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे मैं मान लो यहाँ पे 2 वैल्यूज दे रहा हूँ ए और बी, जैसे मान लो मैं ए बी भी डिफाइन कर दे रहा हूँ, बी इज इक्वल टू 10 डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब एरर दे देगा, क्या, यहाँ पे पैरामीटर हमने 2 दिए हैं, आर्ग्यूमेंट हमने 2 दिए हैं, ठीक है, और पैरामीटर एक ही ले रहा है वो, एक सेकंड हाँ, पैरामीटर एक ही ले रहा है, आर्ग्यूमेंट 2 दिए हैं हमने, तो वो इनकम्पैटिबल हो गया। देखो टाइप एरर दे दिया, क्या, कि टेक्स 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 2 वर गिवन, मतलब ये 2 दे रहा है लेकिन यहाँ पे एक ही लेने की जगह है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। इससे मतलब नहीं कि हमारा वेरिएबल कौन सा है, दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। देखो मैंने यहाँ ए लिखा था, यहाँ एक्स लिखा था, फिर भी आंसर प्रिंट कर रहा था मेरा, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा वेरिएबल कौन सा है, फर्क इससे पड़ता है कि हम जो फंक्शन लिख रहे हैं, देखो हमने फंक्शन सेम होना चाहिए, फंक्शन एस लिखा है, उसके अंदर सेम टू सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स दोनों सेम होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स वाला हो गया, पैरामीटर इसके वाले हो गए, दोनों सेम होने चाहिए। अब मान लो मैं यहाँ भी y लगा देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ लगा दिया y। अब मैं यहाँ लो प्रिंट x, y कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं देखो अब a और b की वैल्यू, अब मान लो b और a को स्वैप कर दूं तो x और y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या फर्क पड़ेगा कि जहाँ पहले नंबर पे कौन सी वैल्यू है, दूसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू है। जैसे मैं इसको प्रिंट कराऊं और इसको 5 और 10 आ रहा है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ कर देता हूँ b, ठीक है, और यहाँ कर देता हूँ मैं a, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब पहली वैल्यू कौन सी है वो x के पास जाएगी, दूसरी वैल्यू कौन सी वो y के पास जाएगी। देखो सिर्फ खेल रिस्पेक्टिवली का है। जैसे हमने बताया था ना कि मैंने बताया था कि ऐसे में मान लो कि हम डिफाइन कर रहे हैं x, y इज इक्वल टू 10, 20, ठीक है। तो इसमें क्या था, x के पास वो वैल्यू जाएगी जो ये वाली पहली वैल्यू होगी, y के पास जो जाएगी दूसरी वैल्यू होगी, सेम ऐसी है। x के पास वो वैल्यू जाएगी यहाँ पे वाले x पे जो पहली वैल्यू दे रहे हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स में दे रहे हैं पहली वैल्यू, पैरामीटर में वही जाएगी, और b के पास हो जाएगी जो दूसरी वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली है कि जरूरी नहीं हमारे आर्ग्यूमेंट्स के वेरिएबल सेम हो, और ऑर्डर मैटर नहीं कर, ऑर्डर मतलब मैटर करता है कि पहला वाला इसी के पहले वाले का वैल्यू करस्पॉन्ड करेगा, दूसरा वाला इसी को करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी समझ वाली, लोग ऐसे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब भी बहुत लोग को पढ़ाया है इस बारे में तो हमेशा उनको कंफ्यूजन रहता है कि वेरिएबल हमारा तो वेरिएबल अलग ले रहे हैं तो आंसर कैसे सेम, मतलब वैल्यू कैसे उठा रहा है वो, वेरिएबल अलग दे रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन क्या मैटर करता है, ऑर्डर और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर। देखो इसमें आर्ग्यूमेंट एक है, इसमें भी पैरामीटर एक है, दोनों का नंबर सेम है तो वो कोड अच्छे से रन करेगा, ओके। इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। पैरामीटर्स कैन बी थ्रू एज अ फंक्शंस इनपुट, द बॉडी ऑफ द फंक्शन कैन बी पिक्चर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज ट्रांसफॉर्म इनटू द आउटपुट, द रिटर्न स्टेटमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज द मींस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है।
ये कुछ खास नहीं है। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक फंक्शन हमने डिफाइन करा। अब देखो फंक्शन डिफाइन के पर्पस भी बताता हूँ। जैसे जब आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे अभी भी आप ओपीएम पढ़ लोगे ना, तो क्या है, हम एक चीज को बार बार यूज करते हैं। तो बार बार यूज करने के लिए हमें क्या है ना, उस फंक्शन को अच्छे से डिफाइन कर दिया। मान लो फंक्शन यूज कर दिया कि जैसे ऐप्स बनाते हैं हम लोग, ऐप क्यों बनाते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते फोन में एक जगह ही सब कुछ चला रहे, नहीं, मतलब कॉल के लिए अलग ऐप बना दिया हमने, ठीक है, या फोटो खींचने के अलग ऐप बना दिया। वैसी है कि हमने मान लो प्राइम नंबर निकालने के अलग फंक्शन बना दिया, हमने कुछ और निकालने के लिए अलग फंक्शन बना दिया। तो इससे क्या होगा, अच्छे से डिफाइन हो जाए कोड कि हमें जब भी जो चीज़ करानी है बस उस फंक्शन को कॉल करेंगे, उसकी अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स को मैच करेंगे और वो सेम फंक्शन दे देंगे तो वो काम करेगा अच्छे से। ठीक है, ये था विजन दूर का कि हम क्यों उसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, इससे भी एग्जाम्पल देख लो कि रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है वो। ठीक है, पास कीवर्ड का मतलब क्या होता है, पास करने का मतलब वो नेक्स्ट लाइन में आगे फेंक देता है वो। ठीक है, और देखो अब ये एक फंक्शन देखो डिफाइन कर रहे हैं इवन और ऑड, और इंटीजर ले रहा है ये वो पैरामीटर ले रहा है ये n, यहाँ पे आर्गुमेंट है 10 और 11। इफ n मॉड्यूल 2 डबल इक्वल टू 0 रिटर्न इवन एल्स रिटर्न ऑड। देखो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है मतलब कि यहाँ पे इसके पास वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू नहीं आएगी इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब रिटर्न कर रहा है यानी इसके पास वैल्यू है जो प्रिंट कर रहा है। वो क्या प्रिंट कर रहा है, इवन और ऑड। देखो पहला इवन है, दूसरा ऑड है, प्रिंट कर दे रहा है सेम टू सेम। फंक्शन डिफाइनिंग का ये होता है। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या है, एक्सेप्ट ओनली पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। देखो यहाँ 7.3 दिया था l कॉमा u इज इक्वल टू बाउंड कॉमा y। अब देखो l कॉमा u के पास बाउंड कॉमा y की वैल्यू है कि देखो यहाँ मैं जो चीज रिटर्न कर रहा हूँ, अपर लोअर और अपर, तो अब रिटर्न सेम टू सेम लोअर और अपर इसके पास आ जाएंगी, इसलिए l को लोअर वैल्यू मिल जाएगी, u को अपर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो बस हमें जनरल सिंटेक्स याद रखना है और ये सोचना है कि कोड चल कैसे रहा है। मतलब मैं भी आप लोगों को समझाता हूँ, या मैं भी पाइथन जब करता हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं कोई बड़ा प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो मेन हमारा मोटिव क्या है कि हमें सोचना है कि ये कोडिंग कर कैसे रहा है, ये कैसे वैल्यूज को ले रहा है, कैसे वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहा है, कैसे खुद समझ रहा है। मतलब हमें ही समझना, हम देखो जब हम ही समझ जाएंगे कि कंप्यूटर हमारे लिखे कोड को कैसे समझ रहा है, उसको कैसे रन कर रहा है, तो हम कोडिंग हमें आ गई। फिर हमें लॉजिक लगाने रह जाएंगे बस कि हमें कौन सा अच्छा लॉजिक से क्या क्या अच्छी चीजें हो सकती है। अगर आप लोग को ये समझना है कि कोड लिख रहे हैं, एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, उसमें क्या गलती कर रहे हैं, तो हमें बस ये समझना हो कि कंप्यूटर पाइथन को कैसे पढ़ रहा है, जो हमने कोड